सभी साथियों को नमस्कार। अभी तक हमने लगभग 7 या 8 टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म कर लिए हैं। अब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, तो मैंने सोचा है कि उन टॉपिकों को करने से पहले अपन थोड़ा सा नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफ़ी सारे सवाल आने की संभावना रहती है और थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा होता है, याद करने का ज़्यादा होता है। तो पहले हम एक बार नेशनल प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद में जो बचे हुए 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे, उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जब हमने कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी तब भी इसके बारे में देखा था। इसमें 6 डिजीज आती है: मलेरिया, फाइलेरियसिस, कालाजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस, डेंगू और चिकनगुनिया। तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में देखते हैं। देखिए, ओरिजिनली जो ये प्रोग्राम था ये नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से ही चालू हुआ था। फिर बाद में इसमें और बीमारियां ऐड होती गई और लास्ट में 2002 में इसका नाम नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम पड़ गया। जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमें उनकी डेट ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेट पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चालू हुआ। 58 में इसका नाम बदल के नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम किया गया। देखिए, 2 शब्द आते हैं, एक आता है कंट्रोल, एक आता है इरेडिकेशन और एक आता है एलिमिनेशन। इन शब्दों में क्या अंतर होता है? तो देखिए, कंट्रोल शब्द जहां होता है उसका मतलब है कि अभी वो डिजीज बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है या फिर कहीं पे एंडेमिक हो सकती है और हमें उसे कंट्रोल करना है, उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, इसको बोलते हैं कंट्रोल। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हम टारगेट ले लेते, मतलब वो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी पहले 10,000 में से 400 लोगों को होती थी, ठीक है, या मान लीजिए पहले 1400 लोगों को होती थी। हमने सोचा इसको कंट्रोल करेंगे और हम इसे लेके आए 400 लोगों तक, इसको बोला कंट्रोल। अब हमने सोचा कि नहीं, 10,000 पे केवल 1 या 2 के होनी चाहिए, इसे हम बोलेंगे इरेडिकेशन। और किसी के भी नहीं हो, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो, एकदम ख़त्म हो जाए, उस चीज़ को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो इसी हिसाब से प्रोग्रामों के नाम रखे जाते हैं। जैसे पहले मलेरिया को कंट्रोल करने का था, फिर 1958 में इरेडिकेशन, और अभी 2017 में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान आया मलेरिया एलिमिनेशन का। और हमारा टारगेट क्या है? 2030 तक मलेरिया को एकदम ख़त्म कर देना है, बिल्कुल। ये एक जितने भी स्टेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, और सभी स्टेटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 0 उन्हें कहा गया है जिनमें कोई भी मलेरिया के केस नहीं है। कैटेगरी 1 उन्हें कहा गया है जिनमें एपीआई लेस देन 1 है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एनुअल पैरासाइटिक इंडेक्स। इसका मतलब है कि इनमें बीमारी काफ़ी कम लोगों में हो रही है। कैटेगरी 2 वो आती है जिनमें ऐसे राज्य शामिल हैं जिनमें कुछ जिलों में तो एपीआई 1 से कम है और कुछ जिलों में एपीआई 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर है। और कैटेगरी 3 में आते हैं ऐसे राज्य जिनमें एपीआई 1 से ज़्यादा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में एपीआई कितनी है। हमारा जो राजस्थान है वो अभी कैटेगरी 1 में है ना, राजस्थान इन कैटेगरी 1। अब मलेरिया से रिलेटेड 2 शब्द और आते हैं, एक है एक्टिव केस डिटेक्शन, एक है पैसिव केस डिटेक्शन। एक्टिव का मतलब होता है घर घर जाके सैंपल करना, सैंपलिंग लेना। तो जो एएनएम होती है ये उसका काम होता है, वो हर 15 दिन में घर घर जाके और मलेरिया के सैंपल लेती है। ब्लड, उनका जो ब्लड सैंपल होती है उसको कलेक्ट करती है, स्लाइड्स बनाती हैं। पैसिव केस डिटेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट सब सेंटर पे आया या फिर पीएचसी सीएचसी में आया और वो बीमार है, तो मलेरिया प्रोग्राम में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक बीमार व्यक्ति की मलेरिया की साइड लेना कंपलसरी है। तो कोई हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे आया, वहाँ हमने स्लाइड ली, तो उसको बोलते हैं पैसिव केस डिटेक्शन। और घर घर जाके एएनएम को लेनी होती है हर 15 दिन में, इसको बोलते हैं एक्टिव केस डिटेक्शन। और इसके अलावा आशा,
हेल्प करती है आरडीटी। आरडीटी के बारे में हमने मलेरिया के टाइम पे पढ़ा था। तो आशा जो होती है वो आरडीटी के थ्रू जांच करती है पेशेंट्स की, और जहाँ पे आशा वगैरह नहीं होते हैं तो वहाँ पे फिर किसी वॉलेंटियर वगैरह को तैयार किया जाता है, या फिर एएनएम। एमपीडब्ल्यू का मतलब जनरली एएनएम होता है। एक आता है एंटी मलेरिया मंथ। ये कब मनाया जाता है? तो हर साल जून के महीने में एंटी मलेरिया मंथ मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जून के बाद में मानसून शुरू हो जाता है। तो इस मंथ को बनाने का उद्देश्य यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदार बनाया जाए, ताकि वो मानसून सीजन में मलेरिया को फैलने से रोक सकें। इस प्रोग्राम के तहत फैल्सीपेरम मलेरिया को रोकने के लिए एसीटी एक थेरेपी चालू की गई। हमको बस ये ध्यान रखना है कि एसीटी थेरेपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। और ये किसके लिए होती है? फैल्सीपेरम मलेरिया के लिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत LLIN यानी लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट को भी लाया गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मच्छरदानियाँ होती हैं उनमें इंसेक्टिसाइड डाला जाता है, और ये धीरे धीरे रिलीज होता है 4 से 5 साल तक। मतलब वो मच्छरदानी आराम से 4 से 5 साल तक मच्छरों को मारेगी। इसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट। और इसके अलावा मोनोवेलेंट और बाइवेलेंट आरडीटी भी इसी के अंतर्गत लाए गए। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक केवल फैल्सीपेरम की जांच करेगा, एक फैल्सीपेरम ओवेल दोनों की जांच करेगा। तो ये सब बातें मलेरिया के प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, हमें याद होनी चाहिए। दूसरा आता है फाइलेरियासिस। ये 1955 में चालू हुआ था और 2002 में इसको वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। हम 2015 तक इसको ख़त्म करना चाहते थे, ऐसा हमने टारगेट लिया था। और इसके तहत हम एक तो MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी ड्रग देते हैं? DEC डाई एथिल कार्बामेजिन। इसकी सिंगल डोज दी जाती है 5 साल के लिए। ठीक है, एक तो हमें ये बात ध्यान रखना है। और दूसरा, इस प्रोग्राम के तहत जो लिम्फोइडीमा और हाइड्रोसिल होता है, इनका घर बैठे मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में पेशेंट को सलाह दी जाती है। फिर आता है काला आजार। तो काला आजार में भी एक काला आजार फोर्टनाइट मनाई जाती है, यानी काला आजार पखवाड़ा, जिसमें क्या होता है घर घर जाके और एक्टिव केसेस की सर्च की जाती है ना। ANM हुई या आशा हुई या कुछ वॉलेंटियर्स ये घर घर जाते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, और जो भी उन्हें लगता है उसको ये कंफर्मेशन के लिए आगे फैसिलिटीज पे भेज देते हैं। काला आजार और PKDL दोनों के लिए क्या होते हैं, ये हम जब हमने काला आजार पढ़ा था तब हम देख चुके हैं। इस काम के लिए आशा को 300 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है कि इस काम के लिए आशा को 300 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है, केवल केस पहचानने के लिए। और यदि उसके बाद में वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने जाती है तो पहले राउंड के लिए उसको 100 रुपये मिलते हैं और दूसरे राउंड के लिए उसको 200 रुपये मिलते हैं। मतलब काला आजार का पेशेंट पहचानने के 300 रुपये, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के लिए पहले राउंड में 100 रुपये और दूसरे राउंड में 200 रुपये। और इसके अलावा पेशेंट भी जब इलाज करवाने जाता है तो उसको 500 रुपये कंपनसेशन के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि वो इलाज कराने आया तो मतलब वो जो भी काम करता है, मजदूरी करता है, वहाँ नहीं जा सका है, उसके कंपनसेशन के रूप में उसे 500 रुपये दिए जाते हैं यदि केवल काला आजार का पेशेंट है तो। और यदि PKDL का पेशेंट है तो उसके लिए उसको 2000 रुपये दिए जाते हैं। और इसकी भी जांच के लिए एक तो RDT है और एक सिंगल डोज है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B। इन कुछ एक मेडिसिन के नाम भी ध्यान रखनी चाहिए कि आप पूछ सकते हैं भाई डाईएथिल कार्बामेजिन किसकी मेडिसिन है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B किसकी मेडिसिन है। अगले लीजिए जापानी एंसेफेलाइटिस, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट परियोजना नहीं है, बस सामान्य ध्यान रखा जाता है, केस सैंपलिंग वगैरह की जाती है और कुछ खास नहीं है। अब डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर की जांच के लिए एक तो प्रोग्राम के तहत IgM कैप्चर एलिसा किट्स लाए गए, जो इन्फेक्शन के 5वें दिन बीमारी का पता लगाते हैं, और एक लाए गए एलिसा बेस्ड NSI किट्स, ये पहले दिन से ही केसेज का पता लगा लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि IgM कैप्चर एलिसा किट्स 5वें दिन पता लगाते हैं डेंगू के केस का, और एलिसा बेस्ड NSI किट्स ये पहले दिन ही पता लगा लेते हैं, और ये दोनों वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत लाए गए हैं। चिकनगुनिया के बारे में भी कोई विशेष बात है नहीं। तो ये हुआ वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम।
उसमें 6 बीमारियां और कुछ बीमारियों में जो जो खास इंटरवेंशन इस प्रोग्राम में डाले गए हैं वो हमने देखे। अगला आता है लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो लेप्रोसी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि लेप्रोसी हमारे इंडिया से एलिमिनेट हो गई है, इसलिए अभी यहाँ पे पहले लेप्रोसी देखते हैं, उसके बाद उसके प्रोग्राम को देखेंगे। लेप्रोसी को हैंसेन डिजीज भी कहते हैं। ये एक तरह का क्रोनिक इन्फेक्शन है, मतलब लंबे समय तक जाके फिर इसके सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड इसका लंबा चलता है 3 से 5 साल। इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं: इनडिटर्मिनेट, ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डरलाइन, लेप्रामेटस और प्योर न्यूरोटिक टाइप। इनडिटर्मिनेट का मतलब है, देखिए लेप्रोसी में क्या होते हैं, बॉडी पे है ना इस टाइप के कुछ मैक्यूल्स, दाने दाने बनने लग जाते हैं जो हाइपोपिगमेंटेड होते हैं। हाइपोपिगमेंटेड का मतलब आसपास की स्किन से थोड़े से हल्के, और वहाँ पे टच वगैरह करने पे उनको सेंसेशन का भी पता नहीं चलता है। तो इनडिटर्मिनेट में क्या होगा कि हाथ वगैरह लगाने पे या उनको टेम्परेचर वगैरह सबका पता चल रहा है, सेंसरी इम्पेयरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 या 2 वेग हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स हैं तो हम इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। दूसरा होता है ट्यूबरक्यूलोइड। इसमें 1 या 2 ठीक तरह से लीजन्स दिखाई देते हैं जो फ्लैट हो सकते हैं या उठे हुए हो सकते हैं, हाइपोपिगमेंटेड हो सकते हैं या इरिथेमेटस लाल रंग के हो सकते हैं, और एनेस्थेटिक होते हैं, मतलब वहाँ पे पता नहीं चलता हाथ वगैरह लगाने पे। ऐसे बॉर्डर लाइन में अब 4 या उससे ज़्यादा लीजन्स हो जाएंगे। लेप्रोमेटस में इसमें काफ़ी सारे फैले हुए, उठे हुए, पुअरली डिफाइंड, शाइनी, स्मूथ लीजन्स हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरियोलॉजिकली केवल लेप्रोमेटस पॉजिटिव होता है। मतलब इन्हीं पेशेंटों में यदि हम जांच करेंगे तो हमें एम लेप्री के बैक्टीरिया मिलेंगे, बाकी चारों में हमें बैक्टीरिया नहीं मिल पाते हैं। प्योर न्यूरोटिक टाइप, जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट पूरा हो जाता है, मतलब सेंसेशन एकदम खत्म हो जाते हैं लेकिन कोई भी लीजन स्किन पे दिखाई नहीं देता है। तो हमें ध्यान रखना है, इनमें पूछा जा सकता है कि किस में कितने लीजन्स दिखाई देते हैं। 2 टाइप और है, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पॉसीबेसिलरी जिसमें 1 से 5 स्किन लीजन्स होते हैं, एक है मल्टीबेसिलरी जिसमें 5 से ज़्यादा स्किन लीजन्स होते हैं। लेप्रोसी में जनरली ये 4 सिम्टम्स माने गए हैं। एक तो हाइपोपिगमेंटेड पैचेज जिनकी हमने बात करी, एक क्यूटेनियस सेंसेशन खत्म हो जाता है, मतलब टच वगैरह का इनका पता नहीं चलता है। नर्व जो है वहाँ की वो थोड़ी मोटी हो जाती है, और स्किन का यदि हम स्मीयर लेंगे या नेजल स्मीयर लेंगे तो वहाँ हमें उसमें इसका जो बैक्टीरिया है वो मिल जाएगा। यदि डिजीज और फैलेगी तो फिर हमें चेहरे पे या कानों में नोड्यूल्स या लम्प्स मिल सकते हैं, प्लांटर सरफेस पे अल्सर मिल सकते हैं, धीरे धीरे फिर अंगुलियां अंगूठों का लॉस होने लग जाता है, नेजल डिप्रेशन, फुट ड्रॉप, क्लाटोज, ये सब। यानी नाम ध्यान रखिएगा, फुट ड्रॉप, क्लोटोज और नेजल डिप्रेशन, लॉस ऑफ फिंगर और टोज, ये किसके सिम्टम्स है? लेप्रोसी के। टेस्ट कौन कौन सा करते हैं तो ये हमें नाम ध्यान रखना है। एक तो लेप्रोमिन टेस्ट इसके लिए किया जाता है, एक टेस्ट होता है FLAABS, फ्लोरोसेंट लेप्रोसी एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग थेरेपी से किया जाता है जिसमें 5 ड्रग्स शामिल हैं: रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजामिन, इथेनोमाइड और प्रोटिनामाइड। एक शब्द महत्वपूर्ण है लेप्रोसी से रिलेटेड, वो है लेप्रा रिएक्शन। क्या होता है कि जब लेप्रोसी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके कारण हमारी बॉडी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दिखाती है, और जिसके कारण एक्यूट या सब एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसे ही क्या बोलते हैं? लेप्रा रिएक्शन। मतलब लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के समय जो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएट रिएक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है उसको लेप्रा रिएक्शन बोलते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो रिवर्सल या टाइप 1, और एक होता है ENL, इरिदिमा नोडोसम लेप्रोसम या टाइप 2। ठीक है, तो मेन तो इसमें शब्द है, टेस्ट है, पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो हमें ध्यान रहे कि लेप्रोसी से रिलेटेड है। अब आता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। 1955 में चालू हुआ था, और उस समय केवल DDS, केवल डेप्सोन मोनोथेरेपी की जाती थी। अभी तो MDT की जाती है, मल्टी ड्रग थेरेपी, पर जब प्रोग्राम चालू हुआ था तब केवल मोनोथेरेपी की जाती थी डेप्सोन की। बाद में
1983 में इसका नाम इरेडिकेशन प्रोग्राम रख दिया। अभी 2005 में हमारे यहाँ से लेप्रोसी का एलिमिनेशन हो चुका है। केवल छत्तीसगढ़ और दादरा नागर हवेली में ही लेप्रोसी के पेशेंट हैं, इंसिडेंस देखने को मिले हैं, उसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक शब्द है DPMR, मतलब डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले हमारा जो टॉपिक था उसमें, कि डिसेबिलिटी प्रिवेंशन क्या होता है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन क्या होता है। मतलब लेप्रोसी में जो अंगुली अंगूठे आदि सबका लॉस हो जाता है, जो बॉडी पार्ट्स का लॉस होता है, उसको कैसे रोका जाए, या अब हो गया है तो रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो सर्विसेज दी जाती है, तो एक तो ड्रेसिंग मटेरियल से दी जाते हैं, सपोर्टिव मेडिसिन और अल्सर से रिलेटेड किट्स। इसके अलावा चप्पल दी जाती है पहनने को, कौन सी, माइक्रो सेल्यूलर रबर फुटवेयर। इसके अलावा हर लेप्रोसी के पेशेंट को जो BPL था उसको पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, लेकिन आजकल इसको बढ़ा के 8,000 कर दिया गया है ना। ये मैंने आगे लिखा भी है। आजकल सभी पेशेंटों को 8,000 रुपये दिए जाते हैं, चाहे BPL हो चाहे नहीं हो, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए। और जिन इंस्टीट्यूशन में इनकी सर्जरी होती है, जो हॉस्पिटल इनकी सर्जरी करेंगे, उन्हें भी 5,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में हर सर्जरी पे दिए जाते हैं। ठीक है, ये आशा का काम होता है कि वो लेप्रोसी को पेशेंटों को ढूंढ के और PHC पे लाए और जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है उनका फॉलोअप करे, जो कन्फर्म्ड केस है उनका फॉलोअप करे, और इसके लिए आशा को इंसेंटिव दिया जाता है। कन्फर्म्ड डायग्नोसिस केस लाने के लिए दिए जाते हैं 250 रुपये। फिर यदि वो पेशेंट, उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यदि वो पूरा ट्रीटमेंट दिए हुए समय में कर लेता है, तो इसके लिए आशा को, यदि वो पॉसिबेसिलरी है तो उसको 400 रुपये मिलेंगे, और यदि केस मल्टी बेसिलरी का है तो उसको 600 रुपये मिलेंगे केस कंप्लीट करने पर, तो वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेगा उसके बाद में। यदि आशा किसी केस को विजिबल डिफॉर्मिटी से पहले ले आती है, मतलब कोई डिफॉर्मिटी नहीं हुई है, हाथ पैर सलामत है, लेप्रोसी का पेशेंट कन्फर्म है, लेकिन अभी डिफॉर्मिटी उसकी नहीं हुई है, तो उसको आशा को 250 रुपये मिलते हैं। और यदि डिफॉर्मिटी के साथ लाती है तो उसको 200 रुपये मिलते हैं, है ना। ये हमें इंसेंटिव ध्यान रखना है। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी सेल बनाई गई है, और ये मैंने अभी आपको बता ही दिया ना, आजकल 8,000 रुपये देने लग गए हैं 5,000 की जगह। एक नया प्रोग्राम चला है स्पर्श, तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्पर्श प्रोग्राम लेप्रोसिस से रिलेटेड है, अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों में जागरूकता फैलाने का ये प्रोग्राम है। और इसके अलावा एक सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेट स्कीम भी लेप्रोसी के लिए ही चलाई गई है। अब आता है RNTCP प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अभी इसका 1 जनवरी 2020 से नाम जो है वो नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया है ना। एग्जाम में दोनों ही नामों से पूछा जा सकता है, RNTCP नाम से भी पूछा जा सकता है और नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम नाम से भी पूछा जा सकता है। ये मैंने इसकी टाइमलाइन दी है। अब केस कैसे ढूंढे जाते हैं, इस प्रोग्राम के तहत कौन कौन से तरीके बताए हैं केस ढूंढने के लिए। तो एक तो स्पुटम एग्जामिनेशन, ये नॉर्मल मेथड ऑफ चॉइस है। जैसे ही पेशेंट आता है, कोई जिसकी खांसी हो रही है, उसको हम उसके स्पुटम का सैंपल देने के लिए बोलते हैं। एक सैंपल उसी वक्त लिया जाता है और उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में जांच की जाती है कि उसमें TB का बैक्टीरिया तो नहीं है। एक उसको बोला जाता है कि आप अगले दिन सुबह सैंपल लेके आइएगा, इसके लिए उसे कंटेनर दिया जाता है। तो टोटल 2 सैंपल लिए जाते हैं। सैंपल 1 तो होता है स्पॉट सैंपल, उसी जगह। सैंपल 2 उसमें उसको कंटेनर दिया जाता है और कहते हैं कि आप अगली सुबह इसमें स्पुटम का सैंपल लेके आइएगा। और इन सैंपल्स को स्टेन किससे किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, झील नीलसन स्टेन, मतलब जो स्पुटम होता है उसमें स्टेन मिला के उसके बाद में हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। स्टेन मिलाने का फायदा ये होता है कि अन्य कोशिकाओं का और बैक्टीरिया का, इनका रंग अलग अलग हो जाता है ना। ये काम स्टेन का होता है। तो पहला तरीका तो ये है TB की जांच का, और ये मेथड ऑफ चॉइस है। दूसरा तरीका होता है रेडियोग्राफी, यानी चेस्ट एक्सरे किया जाता है। मान लीजिए किसी में
स्पुटम में हमें टीबी का बैक्टीरिया नहीं मिला है, पर हमें लग रहा है कि नहीं इसके टीबी के लक्षण तो हैं। तो फिर बाद में चेस्ट एक्सरे किया जाता है, और इसके अलावा बच्चों में टीबी का पता चेस्ट एक्सरे से ही लगता है, लेकिन जो स्मीयर पॉजिटिव केस हैं उनमें रेडियोग्राफी नहीं करवाई जाती है। तीसरा टेस्ट आता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मेंटॉक्स टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस पर काफ़ी बार सवाल आता है कि मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो कौन सी डिजीज में किया जाता है। तो मेंटॉक्स टेस्ट में पिछला कभी यदि इन्फेक्शन हुआ है तो उसका भी पता चल जाता है, और प्रेजेंट कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी पता चल जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है 0.1 ml इंट्राडर्मली लगाई जाती है। कहाँ? लेफ्ट फोर आर्म के फ्लेक्सर सरफेस पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक TU 0.1 ml इंट्राडर्मली फ्लेक्सर सरफेस ऑफ लेफ्ट फोर आर्म। उसके बाद में वहाँ पे रिएक्शन देखी जाती है। यदि 10 mm में इंड्यूरेशन देखने को मिला है, वहाँ पे रेडनेस वगैरह देखने को मिली है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव है। और जिनमें 6 mm से कम रिएक्शन मिलती है, 6 mm से कम घेरे में, उन्हें नेगेटिव माना जाता है, और 6 से 9 mm के घेरे में जो है उनको डाउटफुल माना जाता है। मतलब हमने इंट्राडर्मली इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में हम 10 मिनट रुकेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि कितना डायमीटर का सर्किल बना है। यदि 10 mm का सर्कल बना है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, 6 mm का बना है तो इसका मतलब नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में डाउटफुल है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये तीसरा टेस्ट होता है। चौथा होता है CV नॉट। ये बायोटेक्नोलॉजी पे आधारित टेस्ट होता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। बस आप तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है कार्टरेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, और CV नॉट टीबी की जांच के लिए किया जाता है। और इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंतर्गत टीबी के लिए क्या क्या लाए गए, तो एक तो डॉट्स लाई गई। डॉट्स हम एसेंशियल ड्रग्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक प्रोग्राम चलाया गया निक्षय। निक्षय एक वेब पोर्टल होता है जिसमें टीबी के केस की रिपोर्टिंग और सर्विलेंस की जाती है। और इसके अलावा टीबी और HIV कोऑर्डिनेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली टीबी और HIV दोनों साथ साथ होने के चांस रहते हैं, इसलिए दोनों को साथ साथ रख के चला जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर टीबी, मतलब जो भी इंसेंटिव वगैरह देना होता है वो सीधे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले कैश दिया जाता था, लेकिन आजकल सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसके तहत देखिए एक चलती है निक्षय पोषण योजना। मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति डॉट्स पे चल रहा है, टीबी का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसे हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं, ताकि वो जो भी पोषण वाली चीज़ें हैं, अच्छा खाना, फल फ्रूट वगैरह खा सके। और 1000 रुपये वो एडवांस भी ले सकता है। भाई वो चाहता है कि नहीं, मतलब 1 महीने के एडवांस फल खरीदना चाहता हूँ, तो उसको 1000 रुपये एडवांस भी दे दिए जाते हैं। इसके अलावा 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई इसके टीबी का ये पेशेंट है, या उसको वहाँ लेके आ रहा है हॉस्पिटल, उसको 500 रुपये दिए जाएंगे एक पेशेंट के एक ही बार में, है ना। जैसे मान लीजिए A पेशेंट है टीबी का, B इसको लेके गया हॉस्पिटल, तो B को एक बार 500 रुपये दे दिए जाएंगे। और जो जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो ट्रीटमेंट शुरू करने पे 1000 रुपये मिलते हैं। फिर ट्रीटमेंट की 2 फेज है, एक तो है इंटेंसिव फेज, एक है कंटिन्यूएशन फेज। जब इंटेंसिव फेज खत्म होती है तो 2000 रुपये मिलते हैं, और जब कंटिन्यूएशन फेज खत्म हो जाती है तो 3000 रुपये मिलते हैं। मतलब कुल 6000 रुपये पेशेंट को ट्रीटमेंट के भी दिए जाते हैं। तो ये में इंसेंटिव ध्यान रखना है, और ये डायरेक्ट DBT होता है। फिर आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कुछ क्लिनिक्स स्थापित किए हैं जिनमें स्पेसिफिकली STI RTI की ही सर्विस दी जाती है। इन क्लिनिक्स को बोलते हैं सुरक्षा क्लिनिक्स। इसके अलावा एड्स के पेशेंटों के लिए रेड रिबन क्लब्स भी बनाए गए हैं। फिर आता है कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। 1976 में प्रोग्राम आया था। इसमें 3 चीज़ों पे एम्फेसिस दिया जाता है। एक तो कैटरेक्ट का फ्री ऑपरेशन, एक स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी आंखों की स्क्रीनिंग, और इसके अलावा लोगों को आंखें डोनेट करने के लिए प्रेरित करना, ताकि जिनका कॉर्निया ख़राब है उनमें केरेटोप्लास्टी की जा सके।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के सबसे पहले बेनिफिशियरी कौन है, मतलब किन किन को ये प्रोग्राम फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसके बेनिफिशियरी तो प्रेग्नेंट वुमेन भी होते हैं और एक बच्चे भी होते हैं। जनरली सवाल पूछा जा सकता है भाई UIP में किसको फ़ायदा होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को जनरली ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल बच्चों को ध्यान रख लिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चे दोनों ही इस प्रोग्राम के बेनिफिशियरी हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमन और चिल्ड्रन ये अपने नियरेस्ट जो भी सरकारी या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है या फिर कोई आंगनवाड़ी केंद्र है या जहाँ पर भी टीकाकरण के लिए कैंप रखा गया है वहाँ पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, है ना। इसके लिए कुछ दिन फिक्स किए जाते हैं, जैसे राजस्थान में गुरुवार का दिन फिक्स है, गुरुवार के दिन अलग अलग जगह पे कैंप रखे जाते हैं और जो भी जिसके पास पड़ता है वहाँ जाकर वो वैक्सीन लगवा सकता है। इस प्रोग्राम की वजह से हमने 1975-76 में स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया और 2014 में हमने पोलियो को भी ख़त्म किया है। अब आता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो ये शेड्यूल आपको एकदम याद होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में टीटी के 2 टीके लगेंगे, कब कब लगेंगे, उनकी डोज क्या होगी, कहाँ दिया जाएगा, ये सब बातें हमें याद होनी चाहिए। पहली डोज शुरू में जब भी वो आएगी तब लग जाएगी प्रेग्नेंट लेडी। उसके बाद में दूसरी डोज कब लगेगी, पहली और दूसरी डोज में 4 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। और उसके बाद में एक टीटी बूस्टर लगता है ना। टीटी बूस्टर कब लगता है कि मान लीजिए कोई महिला है वो पिछले 3 सालों में टीटी की फर्स्ट और सेकंड डोज लगवा चुकी है, तो उसके फिर वापस फर्स्ट सेकंड डोज नहीं लगानी है, तब उसके केवल एक बूस्टर लगा दिया जाता है। तीनों की डोज 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में लगती है। ऐसे ही बच्चों के लिए सबसे पहला जो टीका लगता है वो BCG का टीका लगता है। ये जन्म होते ही लग जाता है या फिर जितना जल्दी हो सके, और 1 साल की एज तक लगता है। 1 साल की एज के बाद में BCG का टीका नहीं लगाते हैं। 1 महीने तक तो ये 0.05 ml लगता है और बच्चा 1 महीने से बड़ा हो गया है तो 0.1 ml लगता है। इंट्राडर्मल लगता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। इस पर बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि BCG का टीका कौन सी आर्म में लगता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। हेपेटाइटिस B, इसकी एक तो बर्थ डोज होती है जो जन्मते ही दी जाती है, इंट्रामस्कुलर होती है। फिर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, एक डोज तो जो जिसको OPV 0 डोज बोलते हैं वो जन्म पे दी जाती है या 15 दिन के अंदर अंदर, 2 बूंद जिंदगी की। फिर OPV 1, 2 और 3 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे। और OPV कब तक दे सकते हैं, 5 साल की एज तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आता है पेंटावेलेंट। पहले BCG का टीका लगता था, आजकल उसकी जगह पहले DPT का टीका लगता था, आजकल उसकी जगह पेंटावेलेंट का टीका लगता है, जिसमें DPT प्लस हेपेटाइटिस B और प्लस HIB जो इन्फ्लुएंजा के लिए होता है, ये इनमें टीके लगाए जाते हैं। ये भी 6, 10, 14 पे ही लगते हैं। रोटावायरस का सब जगह नहीं दिया जाता है, कुछ ही जगहों पे दिया जाता है, ये भी 6, 10, 14 पे ही लगता है। फिर आता है IPV का टीका, इसकी 2 फ्रैक्शनल डोज लगती है, मतलब आधी डोज, एक तो 6 सप्ताह पे और एक 14वें सप्ताह पे। फिर मिजल्स का, पहले मिजल्स का टीका लगता था, आजकल उसकी जगह MR का टीका लगने लगा है, मिजल्स और रूबेला, है ना। आजकल MR का वैक्सीन लगने लगा है, जिसकी फर्स्ट डोज लगती है 9 महीने पूरे होने पर। यहाँ ध्यान रखना है 9 महीने पूरे होने पर लगानी है, उससे पहले नहीं, है ना। ऐसा नहीं भाई 9वां महीना शुरू होने पे लगा दिया, जब 9 महीने पूरे हो जाए तब लगानी है। फिर जापानीज एन्सेफेलाइटिस की लगती है, ये सब जगह नहीं लगता है, कहीं कहीं लगता है। और फिर विटामिन A की डोज देनी है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है भाई UPA में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, और उसमें विटामिन A भी दे देंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नेशनल शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का, उसमें विटामिन A की डोज भी शामिल है। फिर बच्चों के लिए 16 से 24 महीने में DPT का बूस्टर लगता है, MR का लगता है, OPV का बूस्टर लगता है, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की सेकंड डोज लगती है। विटामिन A की फिर सेकंड से लेकर 9th डोज, क्योंकि ये हर 6-6 महीने में लगनी है 5 साल तक। उसके बाद में फिर 5 से 6 साल में DPT का बूस्टर लगना है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पेंटावेलेंट की केवल 3 डोज होती है, पेंटावेलेंट के बूस्टर नहीं होते हैं, बूस्टर केवल DPT का होता है, और फिर TT।
जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है ये फर्स्ट और सेकंड ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में लगते हैं जहां जापानीज एंसेफेलाइटिस एंडेमिक है, सब जगह नहीं लगता है, राजस्थान में नहीं लगता है। पेंटावेलेंट में मैंने आपको बता ही दिया, डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी और हिब है। हिब इन्फ्लुएंजा के लिए होता है, राजस्थान में लगता है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसकी देखिए जैसे नेशनल शेड्यूल में तो यूँ कहा गया है कि इसकी कहाँ गया, ये रहा, कि इसकी 2 फ्रैक्शनल डोज देनी है 6 और 14 वीक पर, लेकिन यदि चाहें तो जो इसकी डीपीटी की 3rd डोज जो लगती है 14वें वीक पर आजकल पेंटावेलेंट की, उसके साथ में सिंगल डोज भी आईपीवी की दी जा सकती है। रोटा वायरस धीरे धीरे लग रहा है सब जगह, राजस्थान में भी लगता है, और रूबेला की जगह हो गया है एमआर, और सॉरी मीजल्स की जगह हो गया है एमआर। पहले मीजल्स की एक ही डोज लगती थी 9वें महीने पे, अब एमआर वैक्सीन की 2 डोज लगती है, पहली लगती है 9 महीने कंप्लीट होने के बाद और दूसरी लगती है 16वें से 24वें महीने में। अब आती है वैक्सीन्स के लिए एक पॉलिसी जिसका नाम है ओपन वायल पॉलिसी। ये क्या है? तो पहली बात इसमें ध्यान रखनी है कि जितने भी लिक्विड फॉर्मुलेशंस हैं ये केवल उन्हीं पे लगती है। ओपन वायल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखिए 2 तरह की पॉलिसियाँ होती है, एक होती है क्लोज्ड वायल पॉलिसी, एक होती है ओपन वायल पॉलिसी। क्लोज्ड में क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये एक वैक्सीन का वायल है, तो इसमें केवल एक ही डोज आती थी, बस एक बार इसमें से एक डोज निकाली, एक बच्चे को लगाई और फिर इसको फेंक दिया। लेकिन ओपन वायल पॉलिसी में ये सिस्टम हो गया कि यदि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए तो हम एक ही वायल से कई डोज बना सकते हैं या कई बार वैक्सीन लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं ओपन वायल पॉलिसी। जैसे एक ही शीशी है, इसमें मान लीजिए 5 डोज है, तो पहले एक बच्चे को लगाया, फिर दूसरी सिरिंज से दूसरे को, फिर तीसरी से तीसरे को, मतलब एक ही वायल से 5 बच्चों को वैक्सीन लग सकता है। इसे बोलते हैं ओपन वायल पॉलिसी। और ये पॉलिसी केवल लिक्विड फॉर्मुलेशन पे है। हमें नाम याद रखने हैं कि लिक्विड कौन कौन से होते हैं, ओपीवी, टीटी, डीटी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट। ये सारे लिक्विड फॉर्मुलेशंस वाले वैक्सीन हैं। इनको यूज किया जा सकता है 4 सप्ताह तक, मतलब एक बार आपने मान लीजिए इसको खोल दिया है, उसके बाद आप 4 सप्ताह तक इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए और कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, इनकी एक्सपायरी डेट पास नहीं हुई हो। दूसरा, जो भी कोल्ड चेन के लिए एसेंशियल इनका टेम्परेचर होता है, अभी हम देखेंगे आगे कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, उस पर ये मेंटेन होनी चाहिए। तीसरी बात, जो वैक्सीन वायल सेप्टम आता है, यानी ये जो वायल होती है इसके ऊपर एक रबड़ का सेप्टम लगा हुआ होता है जिसके अंदर से सिरिंज डाली जाती है, तो ये पानी में नहीं डूबना चाहिए। यदि ये पानी में डूब गया है तो फिर ये बेकार हो गया है। असेप्टिक टेक्निक यूज की गई हो, मतलब सिरिंज को हाथ नहीं लगा हो, हमने नई सिरिंज हर बार यूज की हो, इन सब का हमने ध्यान रखा हो। वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो भी वैक्सीन होते हैं उनके ऊपर एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है, यदि इसके बीच में काला काला निशान आ जाता है तो इसका मतलब वो वैक्सीन खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर। और पोटेंसी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। पोटेंसी का मतलब होता है हीट सेंसिटिविटी, मतलब जितना टेम्परेचर बना रहना चाहिए। जनरली वैक्सीन का टेम्परेचर होता है 2.0 to 8, है ना, इसके बीच में टेम्परेचर यदि बना रहेगा तो इसे हम बोलेंगे पोटेंसी। और दूसरा सेफ्टी, यानी असेप्टिक टेक्निक्स का यूज जिससे कंटामिनेशन नहीं हो। अब ये हमको पता ही है भाई, बार बार हम इसमें सिरिंज लगाएंगे, हाथ भी हमारे टच हो सकते हैं, 4 वीक तक हम इसको यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है रखने में कोई गड़बड़ी हो गई हो, तो कंटामिनेशन का रिस्क इनमें बढ़ जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि मल्टी डोज जो वायल होते हैं उनमें कंटामिनेशन का खतरा ज़्यादा होता है सिंगल डोज वायल या वैक्सीन की तुलना में। अब ओपन वायल पॉलिसी किन किन पे लागू नहीं होती है? तो मीजल्स पे नहीं, बीसीजी पे नहीं, एमएमआर, येलो फीवर, रेबीज वैक्सीन और जापानीज एंसेफेलाइटिस, इन पे क्यों लागू नहीं होती है? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, लायोफिलाइज्ड।
ये इस फॉर्म में आते हैं और इनके अंदर डाइल्यूएंट मिलाना पड़ता है, जिसके बाद में हम इनको काम में ले सकते हैं। इसलिए इनको 6 घंटे के अंदर अंदर लगा के और फेंकना पड़ता है। इसलिए इन पे ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है, ये केवल लिक्विड वालों पे ही लागू होती है। अब एक आता है 2014 में मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था कि 100% बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो और 7 बीमारियों के खिलाफ। कौन कौन सी? DPT, साथ में पोलियो, टीबी, मिजल्स और हेपेटाइटिस बी। इन 7 डिजीज को मिशन इंद्रधनुष में लिया गया। बाद में इसमें और डिजीज भी शामिल कर ली गई, लाइक जापानी एन्सेफेलाइटिस, और मेनली ये 7 डिजीज थी। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से डिजीज हैं, तो आपको इन 7 को ही ध्यान रखना है। फिर बाद में 2017 में इसमें टोटल पूरे बच्चे हो नहीं पाए थे, तो जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन कम रह गया था वहाँ के लिए IMI यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चालू किया गया। राजस्थान में भी IMI चालू है। एक आता है ईविन। ईविन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जितने भी ILR है, ILR क्या है भी हम आगे देखेंगे, कोल्ड चेन का पार्ट होते हैं। तो जितने भी ILR हैं उनको एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाता है ताकि उनके टेम्परेचर की मॉनिटरिंग हो सके। तो ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं ईविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन नेटवर्क। और इसके लिए पैसा कौन देता है? यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आता है कोल्ड चेन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे वैक्सीनेशन से ही रिलेटेड है। मतलब वैक्सीन को स्टोर कैसे रखना है और जब उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है तो कैसे उनका टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो वैक्सीन जहाँ बनते हैं वहाँ से लेके जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ तक आते हैं, और वहाँ के बाद जहाँ कैंप वगैरह लगने हैं वहाँ तक जाते हैं। इन बीच में वैक्सीन्स का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। यदि उनका टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगा। तो उसको कैसे मेंटेन रखना है, इसी को बोला जाता है कोल्ड चेन। एक तो इसमें की एलिमेंट्स क्या क्या है? एक तो व्यक्तिगत, मतलब जो भी व्यक्ति वैक्सीन को स्टोर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखे। फिर इक्विपमेंट, मतलब ऐसे उपकरणों के अंदर वैक्सीन्स को रखा जाए जिससे उनका टेम्परेचर सही बना रहे। और तीसरा प्रोसीजर, इस तरीके से रखा जाए ताकि वैक्सीन्स का टेम्परेचर ठीक रहे। तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है, पर्सनल, इक्विपमेंट और प्रोसीजर, PEP। अब कोल्ड चेन के अंतर्गत कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं? तो एक तो आता है वॉक इन फ्रीजर। इनके चित्र आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। वॉक इन फ्रीजर तो क्या होते हैं? बड़े बड़े कमरे होते हैं एक तरह से, जिनके अंदर टेम्परेचर 0 से -20 तक होता है। इनके अंदर जनरली हम ओरल पोलियो वैक्सीन को रखते हैं और आइस पैक्स को रखते हैं। आइस पैक क्या काम आते हैं अभी मैं बताता हूँ। दूसरे होते हैं डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर भी आइस पैक्स को जमाने के लिए ही होते हैं और इनका टेम्परेचर -15 डिग्री से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर आते हैं ILR, ये इंपॉर्टेंट है। PHC लेवल पे जो होते हैं वो ILR होते हैं, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। इनका टेम्परेचर होता है +2 से +8। और PHC लेवल पे जो भी वैक्सीन रखे जाते हैं वो ILR में रखे जाते हैं। फिर आते हैं कोल्ड बॉक्सेज। कोल्ड बॉक्स एक तरह के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिनमें 5 से 20 लीटर की कैपेसिटी होती है, और जब भी वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो उन्हें कोल्ड बॉक्स में रख के लेके जाया जाता है। इनमें चारों तरफ आइस पैक्स जमाए जाते हैं ताकि टेम्परेचर इस बीच मेंटेन रह सके। फिर वैक्सीन कैरियर छोटे डब्बे होते हैं इस टाइप के, जिनमें इधर 4 साइड में आइस पैक रखने की जगह होती है और बीच में वैक्सीन रखने की जगह होती है। तो हम 12 घंटों के लिए इनमें वैक्सीन को सुरक्षित रख सकते हैं इस टेम्परेचर पे। तो जब भी कहीं कैंप वगैरह वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जाता है तो इन्हीं डब्बों में वैक्सीन को डाल के ले जाया जाता है। और आइस पैक, ये प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है। इनको डीप फ्रीजर में या वॉक इन फ्रीजर में रख के एकदम इनमें बर्फ़ जमा दी जाती है, और ये वैक्सीन कैरियर्स और कोल्ड बॉक्सेस में रखने काम आते हैं ताकि वैक्सीन का टेम्परेचर +2 से +8 तक मेंटेन रह सके। इन सब के आप डायग्राम और नेट पे देख सकते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
अब आता है समरी ऑफ वैक्सीन सेंसिटिविटीज, मतलब कौन सा वैक्सीन कितने टेम्परेचर पे काम करता है और कौन सा फ्रीज होने पे खराब हो जाएगा और कौन सा गर्म होने पे खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हीट एंड लाइट सेंसिटिव वैक्सीन्स, मतलब यदि उनका टेम्परेचर +8 से ज़्यादा हो गया तो ये खराब हो जाएंगे। ये कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, BCG, OPV और मीजल्स। मतलब यदि ये जम जाएंगे तो ये खराब नहीं होंगे, लेकिन हाँ यदि इनका टेम्परेचर +8 से ज़्यादा चला गया तो ये खराब हो जाएंगे। फिर आते हैं फ्रीज सेंसिटिव, मतलब वो जमने नहीं चाहिए। ऐसे वैक्सीन कौन कौन से होते हैं? DPT, हेपेटाइटिस बी, DT और TT, जो लगभग इंडियन टेम्परेचर पे जमते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि सभी जो वैक्सीन होते हैं वो नॉर्मली इसी टेम्परेचर पे रखे जाते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है। 1 महीने के बाद फिर उनको डिस्कार्ड करना होता है। ये थर्मोसेंसिटिविटी बताई है कि सबसे ज़्यादा हीट के प्रति सेंसिटिव कौन है? BCG, उससे कम OPV, उससे कम मीजल्स, उससे कम DPT, उससे कम BCG बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन और बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब उसमें डाइल्यूटेंट मिला दिया जाता है। जब तक डाइल्यूटेंट नहीं मिलाया जाता है तब वो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये इनका बढ़ते से घटते हुए का क्रम है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऊपर ही ऊपर वाला होगा, सबसे कम सेंसिटिव नीचे नीचे वाले होंगे। ऐसे ही ये फ्रीजिंग के लिए है। फ्रीज के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हेपेटाइटिस बी होगा, जैसा कि हमने देखा कि ये -0.5 पे ही जम जाता है। बाकी सारे जो हैं वो इससे कम है क्योंकि वो -3 पे जमते हैं। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं जो वैक्सीन लगाने के कारण जनरली हो जाती है। यदि आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे ये दिया है कि कौन से वैक्सीन से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है और वो कितने कितने टाइम में होती है। जैसे BCG से एक तो हो सकता है सुप्यूरेटिव एडाइनाइटिस, मतलब जो एडिनोमाज होते हैं, एडिनाज होते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ये होता है वैक्सीन लगने के 2 से 6 महीनों में। ओस्टाइटिस हो सकता है, बोन्स में स्वेलिंग आ जाना, ये कई साल बाद तक हो सकता है। डिससेमिनेटेड BCG का इन्फेक्शन, ये 1 से 12 महीने में होता है। कितने होने के चांस हैं? तो 1 लाख बच्चों को यदि डोज दी जाएगी तो उनमें से 10 से लेकर 100 बच्चों तक ये होने में चांस है। ऐसे ही हिप का कोई रिएक्शन अभी तक पता नहीं है। हेपेटाइटिस बी में एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, लगाते ही लगभग 0 से 1 घंटे में हो जाता है, और 1 लाख बच्चों में से 1 या 2 केसेज में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसी मैंने पूरी टेबल दे रखी है। इस टेबल के आधार पे आप पढ़ सकते हैं। लाइक जैसे टिटेनस है तो उसमें ब्रेकियोन्यूराइटिस, एनाफाइलेक्सिस, स्टाइलेप्सिस हो जाता है, इसमें 2 से 28 दिन लगते हैं। ये तुरंत हो जाता है, इसमें 1 से 6 वीक लगते हैं। तो याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ प्रोग्राम हुए हैं हमारे अभी तक, हमने बड़े बड़े 4-5 प्रोग्राम देखे हैं। तो अभी के लिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।